functions of stock exchange. Point first is providing liquidity and marketability to existing securities. इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूसली सेल एंड परचेज करता है सिक्योरिटीज की। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें ये हेल्प करते हैं टू डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट। तो प्रेजेंट ऑफ जो रेडीमेड मार्केट होती है हमारी, मींस हमें तो रेडीमेड मार्केट मिल रही है, वो क्या करती है हमारी लिक्विडिटी में हेल्प करती है। जैसे हमने कल भी बात की कि वेन एवर आपको कैश की जरूरत है स्टॉक एक्सचेंज में आप जाओ, अपने शेयर्स सेल कर दो, आपको मिल जाएगी। और मार्केटेबिलिटी भी मिलती है, मींस जिसने परचेज करने वो परचेज कर सकते हैं, जिन्होंने सेल करने वो सेल कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सेकेंड इज प्राइसिंग सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्लेटफॉर्म देता है इन्वेस्टर्स को टू बाय एंड सेल दी गुड्स, बाय एंड सेल दी शेयर्स। तो प्राइस जो डिटरमाइन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। इन इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी जो प्राइसिंग होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की तरह ही चलते हैं। मींस अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियस है उसका प्राइस वो रेस कर देते हैं, ठीक है ना। जो कंपनी अच्छी चल रही है उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। सेफ्टी मींस क्योंकि इनका कंट्रोल सारा सेबी के अकॉर्डिंग होता है, लीगल फ्रेमवर्क के अंडर होता है, अंडर दी प्रोविजंस एक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने से इन्वेस्टर्स जो है उन्हें सेफ लगती है अपनी इन्वेस्टमेंट और फेयर डीलिंग लगती है। तो ये भी इनका एक मेन फंक्शन है। फोर्थ पॉइंट इज कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देता है इन्वेस्टर्स को टू डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाय सेलिंग और परचेजिंग। तो जो डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट होती है उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं चैनलाइज हो रहा है, सेविंग्स चैनलाइज हो रही है और कहीं ना कहीं पैसा इधर से नहीं तो उधर हमारे घूम रहा है हमारे उसमें। तो कहीं ना कहीं ये लीड करता है कैपिटल फॉर्मेशन में और ग्रोथ में। अगर आप पैसे को बाहर निकालेंगे ही नहीं तो वो कहां से कैपिटल फॉर्म होगी और ग्रोथ होगी। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इसका क्या मीनिंग है? स्टॉक एक्सचेंज है साथ में एजुकेशन भी देता है। अपनी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है अपने इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि देखिए ये हमारी लिस्टेड कंपनीज है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं और ये सब हम कह सकते हैं ये इनके प्राइजेस हैं। तो इससे क्या होता है जो भी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है वो रेगुलेट प्रॉपर हो पाती है, ठीक है ना। तो अब आप इसमें ये भी कह सकते हो कि उनकी जो मतलब उनके रिलेटेड नॉलेज बढ़ाता है, सीधी सी बात है कि क्या क्या न्यू इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस है ट्रेडिंग की, मतलब एक तरह का उनको एजुकेट कर रहा है अबाउट दी इन्वेस्टमेंट्स। एंड लास्ट आ जाता है स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्टॉक मार्केट जो है मैंने अभी बताया उसके में प्राइसेस जो होते हैं वो डिटरमाइन कौन करता है, डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड एंड सप्लाई से की वजह से ही जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे प्रोविजंस बने हुए हैं लॉ में जो इनको कंट्रोल करते हैं स्पेकुलेशंस को, ठीक है। मींस आपने देखा होगा आज प्राइस एक चीज का इतना हो गया, एकदम में प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, कभी एकदम से प्राइसेस राइज होते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के जो प्रोविजन ऑफ लॉ है ये इन्हें रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल स्पेकुलेशन में जनरेट करवाता है ताकि जो प्रॉफिट्स है वो हो सके, ठीक है। नहीं तो फिर पर्सन को प्रॉफिट ही नहीं होंगे, जिसने जितने में परचेज किया और वो उतने में ही सेल करेगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हेल्थी स्पेकुलेशन मतलब चढ़ाना रेट, ठीक है, प्राइसेस को बढ़ाना वो जरूरी होता है जिससे लिक्विडिटी रहती है और कंटिन्यूटी रहती है प्राइस की स्टॉक मार्केट में। तो स्पेकुलेशन भी होनी जरूरी है पर एक रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल मैनर में। क्लियर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यस मैम। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर।
मींस कैसे आप ट्रेडिंग करते हो, कैसे ये सारा प्रोसीजर करते हो स्टॉक एक्सचेंज में। देखिए इसके लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है कि देखिए जो ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज होती है वो सारी ऑनलाइन होती है, स्क्रीन बेस्ड होती है, मींस इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है। मींस जो भी हम शेयर्स परचेज कर रहे हैं या शेयर्स एंड डिबेंचर्स वो कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले टाइम में क्या होता था, पहले टाइम में आउटक्राई सिस्टम होता था, यहाँ वर्ड भी लिखा है आप स्क्रीन पे देखिए, आउटक्राई। आउट कराई, अब नाम ही क्या है, आउट मतलब बाहर, कराई मतलब रोना, रोना चिल्लाना। पहले टाइम में क्या होता था, सिक्योरिटीज बाहर फ्लोर पे रख दी जाती थी और लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, आओ शेयर्स खरीदो, उस टाइप का सिस्टम होता था, उसे आउटक्राई सिस्टम कहते हैं। मींस ओपन में खड़े हो जाते थे और चिल्ला चिल्ला के कस्टमर्स बुलाते थे और अपने शेयर्स को सेल करते थे, ठीक है। इसमें ऑक्शंस लगती थी, ब्रोकर्स आते थे, प्राइजेस वो शाउट करते थे, आपने देखा होगा बोलियां लगती हैं, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको फिर शेयर्स दे दिए जाते थे, ये टीवी में भी हम काफी देखते हैं इस टाइप का। तो वो सिस्टम हुआ करता था पहले टाइम में, ठीक है ना। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये आउटक्राई सिस्टम और जो ऑक्शन सिस्टम था वो टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बजाओ हैंड रिटन के वो इलेक्ट्रॉनिक वे में होता रहा। अब आज के केस में क्या है, बड़े बड़े ऑफिसेस बने होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बने होते हैं जहां कंप्यूटर सिस्टम्स लगे होते हैं, टर्मिनल्स बने होते हैं, ब्रोकर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये स्टॉक मार्केट में अपने ऑफिसेज में बैठे होते हैं। ब्रोकर्स जो होते हैं एक तरह का इंटरमीडिएटरीज या मिडल मैन का काम करते हैं बायर्स एंड सेलर्स में। ब्रोकर्स जो है उसको सारा पता होता है कि कैसे कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू कनेक्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज से। और एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है जहां मेंबर्स बैठते हैं, उनको शेयर्स दिखाए जाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, मुझे शेयर्स खरीदने हैं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैंने ब्रोकर से डील किया, ये देख लो आप पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है, मैंने ब्रोकर से डील किया, ठीक है। उसने, वो हमारे साथ ही बैठा है, चाहे हमारे घर पे ही बैठा है, ठीक है, हम मान के चलते हैं, वो अपने ऑफिस से मेन जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे कनेक्ट करेगा। वहां से जो भी प्राइजेस चल रहे होंगे शेयर्स के, कंपनीज के नेम आते जाएंगे, उनके प्राइजेस आते रहेंगे, फिर वो हमें ऑनलाइन ही बैठे बताएगा आप ये कंपनी अच्छी चल रही है, इसके आने वाले टाइम में प्राइजेस बढ़ेंगे, आप इसके परचेज करो। तो वो सारा ही ऑनलाइन हमारे नाम फीड होगा, हमारा अकाउंट नंबर होगा, हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा, हमारे अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, वो सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। जो ब्रोकर है वो एक्सेस करवाएगा कंप्यूटर टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा मेन स्टॉक एक्सचेंज से, और वो स्क्रीन बेस्ड होगी जहां सारी इंफॉर्मेशन और प्राइजेस आते रहेंगे उनके। जो कंप्यूटर है वो ब्रोकर के ऑफिस ऑफिस में, मतलब कह लो वो उसको मैच करेगा ऑर्डर्स को और बिड और प्राइजेस को। मान लो मैंने कहा मुझे इतने में चाहिए, तो वो देखेगा आपका ये इतना वो है, जैसे हम कह देते हैं ना मैंने इतना लगाना है, मेरे पास तो इतने पैसे हैं, तो उस हिसाब से वो आपको बिड्स दिखाएगा, ऑफर्स दिखाएगा। फिर अगर मैचिंग हो जाती है आपकी ट्रांजेक्शन की तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, उसी समय काउंटर पार्टी पे। और ट्रांजेक्शन अगर मैच नहीं होती तो वो कहेगा कि फिर से हम बाद में कर लेंगे बिजनेस आज में, वो बाद में टाइम देता है, ये लिखा हुआ है दोज that are not match remain on the screen and open for future matching during the day। सारा दिन चलता रहेगा, जब आपके हिसाब का कोई आएगा तो आप उसको वो परचेज करवा देगा। अब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम या स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। इसके फायदे क्या है, वो पहले वाला ठीक नहीं था जो बाहर आउटक्राई सिस्टम करते थे, वो ट्रेडिशन सिस्टम था पुराना, वहां बाहर खड़े होकर वो प्राइजेस को शाउट करते थे कि ये देखो ये शेयर्स के प्राइजेस है, बेचने हैं बेच लो, खरीदने हैं खरीद लो, ठीक है ना। पर आज के टाइम में जो ब्रोकर्स हैं ये रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो ट्रेड सिक्योरिटीज में डीलिंग करते हैं। इनको क्या फायदा है, इनको अपनी कमीशन मिलती है, जितनी ये परचेजिंग करवाएंगे उनको उस हिसाब से मिलती है। अब ब्रोकर ये नहीं कि कोई अकेला पर्सन हो, ये एक फर्म भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप में भी हो सकती है, कोई कंपनी भी खोल के बैठे होते हैं ये, ठीक है ना। और सारी इलेक्ट्रॉनिक जो भी स्टॉक एक्सचेंज का काम चलता है वो सुबह 10 बजे से 3:30 तक टाइमिंग्स होती है इसकी, तब तक चलता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे बंद होता है मोस्टली। तो अब वो कहता है जो ये ट्रेडिंग बेस्ड सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन, इसकी एडवांटेजेस क्या है भाई ऑनलाइन करवाने का।
फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी रहती है, यही पॉइंट का नाम है और ये लिखा भी हुआ है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइजेस को देख सकते हैं, वो सिक्योरिटीज जो भी अवेलेबल है वो खुद देख रहे हैं, ठीक है ना, और वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी शेयर्स बिके जा रहे हैं, कौन से मार्केट में रह गए हैं, तो फुल मार्केट का रियल टाइमिंग्स पे मतलब पूरा देख सकते हैं, तो कोई ऐसे छुपा हुआ नहीं होता, फेयर डीलिंग होती है। सेकंड है फिक्सिंग प्राइजेस, फिक्सिंग प्राइजेस, जो कंप्यूटर स्क्रीन है देखिए वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले कर देती है, वहीं के वहीं कर देती है ना, सारे का सारा डिस्प्ले। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी सेविंग्स बचेंगी, ठीक है, ऊपर से आप कह सकते हो आप जो भी प्राइजेस फिक्स करना चाहते हो, जैसे अभी हमने बताया डिमांड एंड सब प्राइस है, देखो ये कंप्यूटर जो है डिस्प्ले कर देगा सारी इंफॉर्मेशन प्राइजेस की, और आपको जो प्राइजेस ठीक लगेंगे उस हिसाब से इन्वेस्टर फिक्स कर लेगा। मींस हमारे लिए ये ठीक हो जाता है, हमें सारे प्राइजेस उसी समय दिख जाते हैं, और इससे क्या होता है जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो भी वही पता चल जाते हैं कि क्या क्या इस पे इफेक्ट करेंगे। थर्ड आ जाता है एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ये एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस को भी इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, हमारे काम को बढ़ा देता है, मतलब हमारा काम इजी कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बच रहा है, हम कहीं जा नहीं रहे, अपने घर पे बैठे बैठे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारी कॉस्ट बच जाती है, एरर भी होने से बच जाता है, ह्यूमन एरर होने ज्यादा चांसेस है, इलेक्ट्रॉनिक वे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ये वर्ड लिखा है, इंप्रूविंग द लिक्विडिटी। देखिए अब जो पीपल होते हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदने हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहर भी बैठे होते हैं, अब्रॉड भी बैठे होते हैं, जो खरीद रहे होते हैं वो क्या एक दूसरे को जानते होते हैं? नहीं, वो या तो ब्रोकर के ऑफिस में बैठे होते हैं या अपने घर में बैठे होते हैं जहां से वो सारे सिस्टम्स के थ्रू कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग से क्या है, जो ट्रेडिंग सेंटर्स है उनमें सिंगल प्लेटफॉर्म कर दिया है, ये तो नहीं है ना मुझे कुछ प्राइजेस दिखाएगा उसको कुछ और दिखाएगा। तो इससे क्या है, एक सिंगल ट्रेडिंग होने से क्या हुआ है, जो ब्रोकर्स हैं उनको बहुत इजी हो जाता है, जो मेंबर्स हैं उनको बहुत इजी हो जाता है, और जो पीपल है उनको बाय और सेल करने में सिक्योरिटीज बहुत इजी हो जाता है, उनको कोई जरूरत ही नहीं है किसी को जानने की भी। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम है। अब मुझे बेचने हैं, मैंने ब्रोकर को कहा मुझे इस समय सेल करने हैं, तो मैं नहीं जानती वो किसको सेल करेगा, कहाँ जाएंगे, हमें हमारी मनी मिल जाएगी, जो प्राइजेस हमें ठीक लगेंगे इस प्राइस पे सेल करने हैं उस पे करवा देगा, वो हमें साथ साथ नॉलेज दे रहा होगा ना। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये लाइन लिखी हुई है सिंगल ट्रेडिंग। सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम है, सिंगल एक ही तरफ चल रहा है, ठीक है, ये तो है नहीं अलग अलग सेंटर्स पे बना हुआ है, मेन कंप्यूटर से अटैच है, तो ऑब्वियस है सबको सेम इंफॉर्मेशन जा रही है, सिंगल एक ही ट्रैक पे सारा काम हो रहा है। कोई ये तो नहीं है कि पहले इधर लिखना है फिर उससे भी पूछवाना है फिर उससे भी पूछवाना है, नहीं, जो आपको वो सलाह देंगे वो आप मानो ना मानो वो आपके हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जब ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है तो वो ऑल ओवर दी कंट्री चलती है और सबको एक जैसे दिखाती है। क्यों? क्योंकि वो मेन कंप्यूटर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से लिंक हो रखा होता है। तो कहीं ना कहीं ये इनके एडवांटेजेस है। मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जितने भी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है ये सारा क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, सब फेयर होती है डीलिंग्स, ठीक है, क्योंकि सब प्राइजेस हम देख सकते हैं। सेकंड है प्राइस फिक्स करना, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले करता है सारी इंफॉर्मेशन और मार्केट के अदर फैक्टर्स को भी डिस्प्ले करता है, तो इससे हमारे इन्वेस्टर्स को फायदा हो जाता है, फिक्स दी प्राइजेस। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी करता है, मींस ना तो हमें टाइम हमारा बच जाता है ना ही हमें कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है, एरर भी कम होते हैं, इजी वे में आप शेयर्स परचेज कर लेते हो या सेल कर लेते हो। लिक्विडिटी भी देता है, वेन एवर आपको रिक्वायर होता है कि मुझे सेल करने हैं शेयर्स, आप सेल कर सकते हो, क्योंकि आप ये नहीं है कि मैं उसको जानता नहीं या पहचानता नहीं, विदाउट नोइंग ईच अदर वी कैन बाय और सेल दी सिक्योरिटीज। एंड लास्ट है सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है,
क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ एक जैसा सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेन कंप्यूटर है उससे स्टॉक एक्सचेंज जो है लिंक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो ये स्क्रीन बेस्ड या ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये बेस्ट वे है टू बाय एंड सेल दी शेयर्स। ठीक है, शेयर्स आर आइदर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफर द शेयर्स आर अडॉप्टेड। और जो हमने अभी भी बोला था, जो शेयर्स होते हैं उनके लिए एक शीट मिलती है। ये नहीं है कि शेयर कोई चीज है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसपे लिखा होगा आपने कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे हैं। कई बार तो हम फिजिकल फॉर्म में भी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर में ही पड़ा होता है कि हमने शेयर्स खरीदे हैं, भाई ये पेमेंट गई है, इतना आया है, या ये सेल की है। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास पड़ी रहती है वो शीट सी, उसे क्या बोलते हैं? डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी आता है, डीमेटेरियलाइज किसे कहते हैं? जो भी शेयर्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने शेयर्स परचेज किए हैं, जब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेज करते हैं मतलब वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म उसे कहा जाता है। क्योंकि फिजिकली भी परचेज कर सकते हो आप, पीस ऑफ पेपर घर में रख सकते हो एक, ठीक है, कोई बुक्स ही बना के, या इलेक्ट्रॉनिक बुक भी बनती है जहां आपकी सारी वो एक बनती जाती है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन लिखते हो। अब आपने इस कंपनी के परचेज किए, अब आपने थोड़े से उसमें से सेल कर दिए, आप अपने इस कंपनी के परचेज किए, वो प्रॉपर आता रहता है आपका। तो जो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर पे ही आपका पड़ी रहती है पूरी सब कुछ, उसे डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ये हमने अभी किया कि ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज में कैसा है। अभी हमने पूरा किया नहीं है, प्रोसीजर नहीं किया, स्टेप्स तो अभी हम करेंगे। ये तो हमने सीखा है कि कैसे ट्रेडिंग जो है पहले पुराने तरीके से हुआ करती थी, आउटक्राई या ऑक्शन मेथड से, पर धीरे धीरे जब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुई तो फिर ऐसे होने लग गया। ठीक है, ब्रोकर्स आने लग गए एज अ मिडल मैन, और फिर बताया कि इससे होने से क्या एडवांटेजेस हुए। इसमें कई चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। जैसे कि ये सिस्टम ही है, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे अभी हमने ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म किया, इसको इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, व्हाट डू मीन बाय डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, तो डीमेटेरियलाइजेशन ये लिख लीजिए वन लाइन में एक डेफिनेशन। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज मींस, या इट रेफर्स टू दी dematerialization of securities refers to the process in which securities are held, ये लिखा हुआ है, the process in which securities are held in an electronic form or an electronic book is maintained to record the holdings and transferring of securities. Means it refers to the process in which securities are held in an electronic form or in an electronic book is maintained to record the holdings and transferring of securities. देखिए पुराने टाइम में जो ये होती थी सारी डीलिंग्स, वो फिजिकल फॉर्म में होती थी।
फिजिकल फॉर्म मतलब पेपर वर्क में होती थी। और पेपर वर्क का आपको पता ही है, पेपर वर्क का क्या होता था, एक तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता था, सारा लिखना बैठना, फिर उसके अलावा इसमें ये डर होता था कोई उसको चोरी ना कर जाए, ठीक है, या मिसप्लेस ना हो जाए, पड़े पड़े शीट्स खराब ना हो जाए। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तो डीमेटलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया था, ताकि ये भी 1996 में किया था, ताकि ये सिस्टम से ये ठीक है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में मुश्किल हो जाती थी इन्वेस्टर्स को, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली ही आप कर सकते हो। बस उसके लिए क्या करना होता था, एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है अपना, ठीक है। जब वो आप खोल लेते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, मान लो मैंने शेयर्स को लेने हैं तो मुझे वो पहले कहेंगे आप अपना डीमेट अकाउंट बनाइए। तो मैंने डीमेट अकाउंट बनाया, किसके पास बनवाऊंगी, ऑर्गेनाइजेशन के पास। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम, उसको स्टोर करती है, ठीक है। मींस एक तरह का हम कह सकते हैं हम अपना अकाउंट बनवा रहे हैं, जैसे हम फेसबुक पे ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाते हैं, उसी टाइप का ये शेयर्स खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट बनवाना पड़ता है, किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। तो सेबी ने आजकल कंपलसरी कर रखा है सब कंप्यूटर सिस्टम को कि ये करना पड़ता है। और आजकल जो 99%, 99 क्या 100% ही कहो, सारी डीमेटलाइज फॉर्म में होगी, अब कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं हुआ करती, ठीक है। तो अब इसमें आ जाता है स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि सारा एक से एक जुड़ा हुआ है। It has been made compulsory to settle all the trades within 2 days of trade date. तो इसको T+2 बेसिस भी कहते हैं, और ये बहुत आता है, व्हाट इज T+2। वो कहते हैं जितनी भी ये आप ऑनलाइन सेटिंग करते हो, इसमें T+2 डे चलता है। T+2 का मतलब क्या है, अभी हम पढ़ेंगे। ये कब से हुआ, 2003 से। प्रायर टू द रिफॉर्म सिक्योरिटीज क्या है, सोल्ड भी की जाती थी, ब्रॉड भी की जाती थी, स्टॉक एक्सचेंज में लाई जाती थी, कभी वीकली ला रहे हैं, कभी फोर्टनाइटली ला रहे हैं। तो जो पेमेंट ऑफ कैश होती थी वो डिले होती जाती थी, और ये सिस्टम जो है लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता था। इसी सिस्टम को दूर करने के लिए, इसी सेटलमेंट को क्लियर करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया। ये न्यू सिस्टम को क्या कहा गया, रोलिंग सेटलमेंट। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2000 में। जब ये हुआ तो इसमें सेटलमेंट करने में थोड़ा सा इसको लगा, तो 2003 में मेन रोलिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसे T+2 कहा जाता था। मींस जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सेटल कब हो जाएगी, 2 डेज के अंदर अंदर, इसका ये मतलब है। मींस इसमें फास्ट मूवमेंट होगी शेयर्स की भी, और सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है या डीमेटलाइजेशन में आपको शेयर्स मिलेंगे, वो सब T+2 में हो जाएंगे। T+ मतलब जिस दिन किए हैं उसके 2 दिन के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन हो जानी चाहिए। मींस मैंने आपसे शेयर्स खरीदे, मैं अभी सोच रही हूँ, आप भी सोच रहे हैं, और मुझे शेयर्स अभी दे नहीं रहे, मेरे अकाउंट में आ नहीं रहे, फिर मैंने भी कहा आपने देर लगाई, अब मैं भी पेमेंट कब लेट दूंगी। तो ये जो प्रोसेस ऐसे होता था पहले, बहुत डिले हो जाता था। आज क्या रख दिया, T+2 मींस जिस दिन टाइम हो गया पेमेंट का, 2 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। और अगर आपने अपने शेयर सेल किए हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में भी पेमेंट आ जाएगी। तो T+2 का मीनिंग समझ आया। हाँ जी, T+2 का सारा समझ आ गया सिस्टम। T+2 क्या है, अब देखिए स्टेप्स वाइज हम समझेंगे इसको। The following are the steps involving screen-based trading of buying and securities. अब चलिए आप अपना अपना एग्जांपल लेके चलेंगे। इफ एन इन्वेस्टर, मान लो हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें बाय या सेल करने हैं कोई भी सिक्योरिटीज, फर्स्ट अप्रोच है हमारी, तो हम कहाँ जाएंगे, पहले रजिस्टर ब्रोकर या सब ब्रोकर्स के पास जाएंगे, एंड एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद हिम, हम उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे। फिर इन्वेस्टर जो है, he has to sign a broker client agreement and client registration form before placing an order to buy and sell the securities. जो इन्वेस्टर है जैसे हम हैं, हम ब्रोकर क्लाइंट एक एग्रीमेंट है उसे करेंगे, क्योंकि कल को अगर ब्रोकर मना कर दिया या मैंने मना कर दिया तो वो दिखाने का एक प्रूफ रहता है,
तो ऑर्डर प्लेस करने से, चाहे बेचना है हमने चाहे सेल करना है, तो हमें एक एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप था हमारा एक तरह का सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर ही था। अब ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया हमने, एग्रीमेंट कर लिया, तो वो सबसे पहले हमसे डिटेल्स मांगेगा। क्या क्या डिटेल्स है? अपना पैन नंबर दीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए। डेट एंड एड्रेस, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस चाहिए। एनआरआईज भी तो खरीदते हैं ना, तो इसलिए अगर एनआरआई है तो वो भी बताना पड़ेगा। अपनी बैंक की डिटेल्स बतानी पड़ेगी। फिर वो डिपॉजिटरी अकाउंट की डिटेल बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था जब भी शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जब भी आप लोग एक डीमैट अकाउंट तो खुलवाओगे किसी डिपॉजिटरी के अंदर, तो वो भी बताना पड़ेगा। कोई और ब्रोकर जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हुए पहले कभी, वो भी बताना पड़ेगा। कोड नंबर है वो बताना पड़ेगा। तो ब्रोकर को क्या करेगा, उसके बाद ये सारी आपसे इंफॉर्मेशन ले लेगा और आपके नाम का एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। क्लियर इतना? फर्स्ट स्टेप था हमारा, या पॉइंट नहीं दिया हुआ, आप स्टेप के आगे नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था हमारा सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। वैसे मैं पूरा स्टेप लिखवाती हूँ प्रॉपर, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, अगर हमें लगेगा तो हम लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप का नाम था सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ये आपने ब्रोकर सिलेक्ट किया, उसने सारा कहा अपना लेके आओ। सेकंड आ गया ओपनिंग डीमेट अकाउंट। अभी हमने ऊपर बात करी, मान लो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं पता, तो इन्वेस्टर कहेगा हमें दे हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, जिसे बेनिफिशियरी ओनर भी अकाउंट भी कहते हैं। किसके पास खुलवाएगा? अभी मैंने ऊपर बताया था डिपॉजिटरी के पास। इसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी भी कहते हैं। तो थोड़े थोड़े वर्ड्स को आपने याद रखना है। हम क्या खुलवाने जा रहे हैं ऑनलाइन? उससे डीमेट अकाउंट, ठीक है, जिसे बेनिफिशियल ओनर भी कहते हैं हम जो हैं। फिर हम किसके पास खुलवाने जा रहे हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, डीपी बोलते हैं, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे शेयर्स को होल्ड रखेगी या ट्रांसफर करेगी डीमेट फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ही will also have to open a bank account for cash transactions। अब मैंने सारी पेमेंट ऑनलाइन देनी है या कैसे भी देनी है, तो मेरा अकाउंट भी तो होना चाहिए ना, डीमेट अकाउंट, उसी के थ्रू जाएंगी। अब कुछ नहीं था, बहुत इजी स्टेप है। पहले ब्रोकर चुना, उसने कहा सारा ये इंफॉर्मेशन लाओ, फिर उसने अकाउंट खुलवा दिया हमारा। बस अकाउंट खुलने के बाद क्या करना है? हमने ऑर्डर प्लेस करना है। इन्वेस्टर जो बैठेगा प्लेसिंग एंड ऑर्डर करेगा, वो हमें सारे शेयर्स दिखाएगा, साथ में उसके सारे प्राइजेस दिखाएगा, सारी कंपनीज दिखाएगा। हमारे से पूछता जाएगा क्या ठीक लग रहा है, इसके साथ ये जाएगा, तुमने ये शेयर्स खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, इतना अमाउंट चलेगा, जो भी है। जब वो सारी फॉर्मेलिटीज ऊपर कंप्लीट कर लेगा, तो हमारे साथ बैठ के ऑर्डर प्लेस करवाएगा ब्रोकर, ठीक है ना, हेल्प करवाएगा। जो इन्वेस्टर्स है वो अपनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे देगा, भी देखो मेरे पास तो इतने पैसे हैं और मैंने इतने के शेयर्स खरीदने हैं या मैंने इतने में बेचना चाहता हूँ। तो ब्रोकर सारी उससे कंफर्मेशन, मान लो उसने बता दिया ठीक है ये कंपनी है, इसके 10,000 शेयर्स जो है आप खरीद लो, तो वो हमसे कंफर्मेशन करवाएगा कि अब तुम्हें ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लेस करें ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूटिंग दी ऑर्डर होगा। एग्जीक्यूटिंग की ऑर्डर का मतलब क्या है? जो ब्रोकर है वो ऑनलाइन जाएगा, कनेक्ट करेगा मेन, बताया था ना, वो मेन स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करेगा, सारे शेयर्स और उसकी प्राइसेस को मैच करेगा। जब शेयर्स के सारे प्राइसेस मेंशन हो जाएंगे, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेट करके ब्रोकर हमसे वही कंफर्मेशन की स्लिप मांगेगा। आप देखो, आप ऑनलाइन कभी भी कुछ भी ऑर्डर करते हो, बार बार पूछते हैं कि ये, एक बार एंड में जरूर पूछते हैं कि आपका ऑर्डर कंफर्म है, अगर तभी भी आपको एक बार रियलाइज होता है नहीं अभी नहीं, मैं शायद अभी नहीं, मैं सोचना चाहता हूँ, तो आप नो भी कर सकते हैं। फिर कंफर्मेशन लेटर आएगी, तो उसके बाद क्या होगा? एक बार आपने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, तो ब्रोकर वही सारा, यही ऑर्डर का चल रहा है ना, ये सारा यहाँ से जो कह सकते हो आप फिफ्थ पॉइंट से एग्जीक्यूटिंग दी ऑर्डर चल रहा है। तो जब आपने एक बार ऑर्डर कंफर्म कर लिया, ब्रोकर ने जाके स्टॉक एक्सचेंज से मैच कर लिया, तो ब्रोकर आपको एक बार कंफर्मेशन लिस्ट देगा। कंफर्मेशन जो स्लिप मिलेगी वो 24 आवर्स के अंदर एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी,
ठीक है ना। और ब्रोकर आपको एक चीज इशू करेगा जिसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये देखो, आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन द 24 आवर्स, एक दिन के अंदर, एक मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर आप देख लो, ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होगा, उसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी कि हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं, या अगर बेचे हैं तो कितने बेचे हैं। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में ना एक यूनिक नंबर लिखा होगा, यूनिक ऑर्डर कोड। वो यूनिक ऑर्डर कोड सबका अलग अलग असाइन होता है। ठीक है, जिसने जिसने भी जो जो बैठे हैं, ये थोड़ा ना आप अकेले ही खरीद रहे हो शेयर, पता नहीं लाखों लोग इस समय वो शेयर्स खरीद रहे होंगे, तो काफी लोग हो सकते हैं। तो आपको एक यूनिक ऑर्डर कोड मिलेगा जो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से इश्यू होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे सारा लिखा होगा, आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं, उनके प्राइजेस क्या है, डेट एंड टाइम क्या है, और जो ब्रोकर बैठा है आपका वो भी क्या चार्जेस आपसे लेगा, वो भी उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। अब क्या होगा, जो इन्वेस्टर है वो डिलीवर कर देगा शेयर्स। ठीक है ना। अब सेटलमेंट की बात आ रही है। सेटलमेंट मतलब यहां से शुरू हो सकती है, 7th पॉइंट से भी कह सकते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स होगा वो हमें शेयर्स डिलीवर करेगा। ठीक है, हम उसको कैश देंगे। अब ये तो इमीडिएटली हो जाएगा एकदम में। ठीक है, पेमेंट देने वाला, तो इन्हें पे इन डे भी कहते हैं। पे इन डे का मतलब क्या है, एक बार ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी तो इन्वेस्टर क्या कहेगा, इमीडिएटली हमारे को सिक्योरिटीज दे देगा। ठीक है, सेल करे या दे दे जो भी है, एक डे ऑफ पेमेंट हमारा वहां फिक्स हो जाएगा जिस दिन हमारे पास ये डिलीवर होंगे। ठीक है, सारा सेटलमेंट करने के बाद एक डे फिक्स हो जाएगा हमारा जिसमें वो सेटलमेंट होगी, जिसे हम डे, पे इन डे भी कहते हैं। उसे हम पे इन डे कहेंगे। पे इन डे वाले दिन क्या होगा, एक डील होगी, सेटलमेंट, जिसे हम फाइनलाइज करेंगे T+2, जो हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, रोलिंग सेटलमेंट। T+2 डे का क्या मीनिंग है कि ब्रोकर जो है वो पेमेंट 24 आवर्स के अंदर अंदर डिलीवर करेगा। मींस कि मैंने इस दिन, टी वाले दिन मतलब वो पर्टिकुलर डे है जिस दिन मैंने मान लो वेडनेसडे को करवाई, तो थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट करनी है जो मैंने खरीदी है, और मेरे अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे। ये होता ही होता है। पहले क्या होता था, लेट हो जाता था। तो ब्रोकर क्या है, ये उसी समय डिलीवरी कर देगा डीमैट अकाउंट फॉर्म में डायरेक्टली इन्वेस्टर के, और सारी डिटेल आ जाएगी, हमने क्या खरीदा, हमारा कितना पैसा गया, वो सारा आ जाएगा। क्लियर।